राधे राधे लिसनर्स, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफवाह की सबसे विनाशकारी बात यह होती है कि यह नसों में लहू की जगह नफरत दौड़ाती है और वह नफरत महज दिल तक जाती है। अफवाह दिमाग तक किसी भी संकेत के जाने के सारे रास्ते बंद कर देती है। घृणा हुजूम का सबसे मारक हथियार है। महज 2 मोहल्ले बदल लेने से आप बशीर, रौनक, कमल, जितेंद्र या ऋषि न होकर भीड़ होते हैं। भीड़ जिसके सिर पर खून सवार है, भीड़ जो भेड़ियों का समूह है, भीड़ जो उन्मादी है, भीड़ जिसे बदला लेना है, भीड़ जिसे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी है, भीड़ जिसे अपट्रोन की टीवी चाहिए, भीड़ जिसे कुकर चाहिए, भीड़ जिसे जेवर चाहिए, भीड़ जिसे लड़की चाहिए, भीड़ जिसे पगड़ी चाहिए, भीड़ जिसे खून चाहिए, सरदारों का खून। और खून तो गुरनाम के साथ ही मुंह लग गया था। रात का दूसरा पहर लग गया था। टायरों से उड़ता विषैला धुआं, गाड़ियों की धू-धू, मिट्टी तेल की बदबू और ठेले खोमचों की बढ़ती आग से भी ज्यादा और कोई चीज फैल रही थी तो वह था उन्माद। और यही उन्माद उन्मादियों के लिए नए नए नारे भी गढ़ रहा था। गिन गिन कर सरदार मरेंगे, एक के बदले 4 मरेंगे, सरदार का बच्चा कभी न सच्चा और खून के बदले खून ही लेंगे के पैशाचिक शोर के बीच एक शोर और मचा। शोर यह कि बस स्टैंड के पास एक सरदार दिखा है। सरदार दिखा है, यह वाकई ही उस रात की क्रूरता की व्याख्या के लिए काफी था। सरदार अर्थात शिकार और उन्मादी भीड़ शिकारी। सरदार दिखा नहीं था, वह बाज़ाब्ता आया था। रोहतास से सवारियों को कुशलपूर्वक लेकर बस ड्राइवर सुक्खा अभी अभी बस स्टैंड पहुंचा ही था। मारने की तैयारी तो बस में ही कर ली गई थी, मगर वे कुछ समझदार लोगों ने बस में सवार युवकों को समझाया था कि यदि यही मार देंगे तो गंतव्य तक पहुंचाएगा कौन। बुजुर्गों ने बताया कि जवानी के जोश में होश नहीं खोते, ऐसा करते हैं पहले पहुंच लेते हैं फिर देखेंगे। इंतजार तो वहां भी हो ही रहा होगा, मार तो वहां भी लेंगे। सुक्खा ने बिना षड्यंत्र सूंघे सबको गंतव्य तक पहुंचा दिया था। नया मोड़ बस स्टैंड पर गाड़ी लगते ही यात्रियों में अजीब सी हलचल शुरू हुई। वह अभी कुछ हरकत करते इससे पहले ही उतरते हुए उन्होंने देखा कि उन्मादी इंतजार में ही खड़े हैं। सफ़र के जो लोग थके हुए थे उन्हें घर पहुंचने की जल्दी थी। उन्होंने उन्मादी भीड़ को इशारा कर अपना काम अंजाम दिया और घर की ओर निकल गए। ऋषि के पाँव में चोट आ गई थी, इसीलिए वह पीछे छूट जा रहा था। टोली को अब उसके साथ की जरूरत भी नहीं थी। वह अगले सरदार की तलाश में थे, लेकिन वे जब तक पहुंचते तब तक सुक्खा अधमरा हो चुका था। बस स्टैंड पर मौजूद अलग टोली ने ही सुक्खा को शिकार बना लिया था और आगे बढ़ गए थे। फिर भी दूसरे ने झुककर उसकी सांसें देखी जो अभी चल रही थी, मगर उसके बंद हो जाने के आसार थे। चौथे ने उसकी घड़ी देखी थी जो अभी बंद थी, मगर उसके चलने की संभावना थी। तीसरे ने अंधेरे में पड़ा उसका बटुआ उठाया जिसमें पैसे नहीं मिले। मिली तो गुरु साहब की तस्वीर जिस पर लिखा था राज करेगा खालसा। बटुए में पैसे का न मिलना आग था और तस्वीर का मिलना घी। तीसरा लहक उठा, साले गद्दार, राज करेंगे, पगड़ी खोल इसकी। चीखते हुए तीसरे ने सुक्खा की पगड़ी खोलनी शुरू कर दी। सुक्खा में प्रतिरोध करने की शक्ति भी नहीं बची थी। उसने सुक्खा की पगड़ी उसके गले में ही बांध दी और दूसरा सिरा बस के पीछे बांधकर बस चला दी। बस फरलांग चलने के बाद बस पीपल के एक पेड़ से टकराकर रुक गई। सुक्खा मर गया। बस घसीटने के पहले मरा या बाद में मरा, यह जानने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी, न ही फायदा बटुए में था जिसका नुकसान हो चुका था। ऋषि अपने पैर घिसटता हुआ जब तक पहुंचता तब तक चौथे और दूसरे ने सुक्के को उठाकर बस में ही फेंक दिया। बस के ड्राइवर सीट पर लिटाकर ही गाड़ी में आराम से आग लगाई गई। ईंधन वाले टैंक में कुल्हाड़ी मारकर माचिस मार दी गई। आग का छत्ता उठा और बस को लपेट ले गया। अनपढ़ों ने राज करेगा खालसा जैसे ओज वाक्य का रिश्ता खालिस्तान से जोड़ दिया था। औरत की सबसे बड़ी मुश्किल उसका औरत होना ही है। दंगे के दिनों में जब मर्द अपनी जान को लेकर चिंतित होते हैं तब वह औरत की जान को लेकर नहीं बल्कि उसकी आबरू को लेकर चिंतित होते हैं। औरत को भी अपनी जान से ज्यादा चिंता अपने भीतर की औरत को बचाने की होती है। यह क्रूर अभिशाप ही है कि समाज में पलते बढ़ते वह खुद भी इसे ही सच मान लेती हैं। अगली निशानदेही हरप्रीत सिंह के घर की हुई थी। हरप्रीत सिंह सरकारी अनाज गोदाम के पर्यवेक्षक थे।
40 साल हरप्रीत सिंह की कोई 35 साल खूबसूरत पत्नी और 14 साल की परिजात बेटी थी। तीसरे की नीयत बेटी पर काफ़ी दिनों से खराब थी। मौका इस दंगे ने दे दिया था, वरना इतने बियाबान में अनाज गोदाम तक आने का हासिल दूसरा कुछ नहीं था। दंगाइयों का हुजूम जब अनाज गोदाम तक पहुंचा तो पता चला कि यहाँ गेट तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तैनात सुरक्षा गार्ड खुद ही गेट खोल देने को तत्पर था। लगभग 15-20 लोगों की भीड़ गोदाम में ही बने कर्मचारी आवास पर हमला कर बैठी थी। हरप्रीत सिंह के घर पर ताला लगा था। भीड़ दरवाज़ा तोड़कर लूटपाट करने में तल्लीन हो गई। तीसरे को तलाश लड़की की थी। वह उसे तलाशता हुआ छत तक हो आया, मगर कुछ न मिला। वह हताश होकर नीचे आया ही था कि गोदाम की ओर शोर बढ़ गया। ऋषि और उसके साथी जब अनाज गोदाम तक पहुंचे तब हरप्रीत सिंह गोदाम में घुस आए। बलवाइयों पर तमंचा ताने खड़े थे। उनके ठीक पीछे पत्नी और बेटी ने गोदाम से ही कीटनाशक की शीशी हथेली में छुपा ली थी। हरप्रीत सिंह ने उन दोनों से पंजाबी में कुछ कहा। माँ बेटी दोनों अनचाही ही पीछे की ओर पैर बढ़ाने लगी। पेड़ ने जैसे ही यह देखा उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। हरप्रीत सिंह ने तमंचा दबा दिया। गोली किसी को नहीं लगी, बस दहशत कायम कर गई। लेकिन हरप्रीत सिंह की यही गलती भी थी। उन्होंने यह गोली बंद गोदाम में चलाई थी। यदि यही गोली खुले में चली होती तो बहुत संभव था कि भीड़ भाग गई होती, मगर यहाँ भीड़ के पास भी एक ही रास्ता बचा था, हरप्रीत सिंह को काबू करने का। लकड़ भग्गों के झुंड ने हरप्रीत सिंह पर काबू कर लिया था। उन्हें खींचकर बाहर लाया गया। दंगाइयों के पास हथियार नहीं होते, क्रूरता होती है, नफरत और आवेग होता है। इसी कारण वह राह चलते ही अपने हथियार खोज या बना लेती हैं। गोदाम में अनाज की खाली बोरियां, हरप्रीत सिंह की लकड़ी कफन सब बने। मिट्टी तेल का काम तीसरे की महंगी शराब ने किया। हरप्रीत सिंह क्रूर अट्टहासों के बीच धुआं हो रहे थे। दो जोड़ी आंखों ने अनाज की बोरियों के पीछे से ही अपने रखवाले को धुआं होते देखा। धुआं कम हुआ तो बलवाइयों की भीड़ भी अपने हिस्से का अनाज लूटकर कम हो गई। ऋषि अब तक 3 दफा उल्टियां कर चुका था। रात अपने दूसरे पहर में प्रवेश कर चुकी थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्दी में हरप्रीत सिंह की आग पर दंगाइयों ने आखिरी दफा हाथ सेके और गेट से बाहर निकलने लगे। अनाज के बोरे पर बैठ तीसरा अभी बाकी बची शराब खत्म करने की कोशिश ही कर रहा था कि दूसरे को अचानक किसी के दांतों के बजने की आवाज़ सुनाई दे गई। जो जब्त पिता की जलती लाश देखकर न टूटी थी, वो जब्त कमबख्त सर्दियों के जोर ने तोड़ दिए। छोटी बच्ची ने जानलेवा गलती कर दी थी। अरे रसला, हट तो, 1 मिनट हट तो, कहते हुए तीसरे ने गेहूं की एक बोरी जैसे ही खिसकाई, ओट में छिपी दोनों माँ बेटियों के चेहरे नुमाया हो गए। ऋषि अभी कुछ समझ ही पाता तब तक तीसरा बोरियों के पीछे झपटा। लड़की ने मगर पहले ही कीटनाशक का ढक्कन खोल लिया था। बिना विचलित हुए वह तीसरे के पहुंचने से पहले पूरा गरल हलक में उतार गई, छटपटाई और एक बोरे पर ही ढेर हो गई। लड़की की माँ बोतल खोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह या तो ज़्यादा दुनिया देख चुकी थी या फिर ज़्यादा लाश। वह लाश नहीं बनना चाहती थी, उसे गोश्त बनाया गया उसी अनाज के बोरे के पीछे। अब वहाँ 2 तरह की लाशें थीं, बाप बेटी की मुर्दा लाश, औरत और ऋषि की जिंदा लाश। वह शिकाहिया गोश्तखोरी के बाद जब तीसरा उठा तो उसने पहले से कहा, बेटा देख तो, लड़की जिंदा है क्या। पहले ने लड़की की नाक के आगे अपनी हथेली रखी और कहा, मर गई है। हटो साले, अभी जिंदा मुर्दा देखने का समय नहीं है। कहते हुए तीसरा लड़की के मुर्दा जिस्म पर झुक गया। लड़की पहले मरी, इंसानियत थोड़ी देर बाद। तीसरे ने जब उठते हुए अंगड़ाई तोड़ी तो पाशविकता भी टूटकर रो रही थी। चल चल दूधी भांग चल, अभी वहाँ वाला काम बाकी है, दूसरे ने याद दिलाया। लाले को माहौल बिगड़ने का एहसास हो चला था। हालांकि तब तक कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, मगर दोस्तों के अचानक परिवर्तित स्वभाव से उसे यह भान हो गया था कि आने वाला वक्त सामान्य नहीं है। वह जब घर पहुंचा तो उसकी माँ के साथ पड़ोसी प्रभुदयाल जी बैठे थे। प्रभुदयाल जी पड़ोसी थे और लाले के दिव्यंगत पिता के दोस्त भी। लाले के पिता ने ही साथ की जमीन प्रभुदयाल जी को दिलवाई थी। लाले जब घर पहुंचा तो उसने माँ को व्याकुल देखा। प्रभुदयाल जी ने यह बात उन्हें समझा दिया था कि वक्त नाजुक है, इसीलिए माँ बेटे को तत्काल गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में शरण लेनी चाहिए, क्योंकि आसपास के सिख भी वहीं पहुंच रहे हैं। अगर सब एक साथ रहेंगे
तो कोई अनहोनी शायद ही हो। बात ठीक भी थी और लाले भी अपने बचपन के दोस्तों का बदलता व्यवहार महज कुछ घंटों में ही महसूस कर चुका था। आज 3 दोस्तों ने मिलकर फुटबॉल की जगह उसके पाँव पर चोट की थी। आज उसे किसी ने पास भी नहीं दी और जब उससे एक गोल न हो पाया तो तंज आया। नया क्या है, हम ही बेवकूफ़ हैं जो भरोसा कर लेते हैं। लाले का मन खिन्न था। उसने स्कूटर उठाया, हेलमेट लगाया। जूड़े की वजह से हेलमेट का बेल्ट लग नहीं पाया। इससे पहले उसे हेलमेट पहनने की ज़रूरत ही नहीं आन पड़ी थी। उसने वैसे ही हेलमेट बस सिर पर रख लिया, माँ को बिठाया और चलने को ही हुआ कि प्रभु दयाल जी ने कहा, दूसरे पहर में निकलना और दूधीबाग बाजार होकर ही निकलना बेटा, आराम से पहुँचोगे। दूधीबाग बाजार नए बसे शहर का नया बसा हाट। हाट खत्म होने के बाद यहाँ मरघट की शांति होती है। इंसान तो दूर, कुत्तों की भी आवाज़ यहाँ ऐसी सुनाई देती है मानो डरे सहमे हुए हों। कच्चे रास्तों पर अभी तक सरकारी विकास की नज़र नहीं पहुँची थी। लाले को उनकी बात सही लगी। रास्ता कच्चा ज़रूर था मगर छोटा भी था और अपेक्षाकृत कम खतरनाक भी। दूसरे पहर में ही लाले अपनी माँ के साथ निकला। लाले ने अपने पुराने स्कूटर की किक मारी और स्कूटर दूधीबाग के रास्ते पर डाल दिया। प्रभुदयाल जी की बात सही थी मगर उनका इरादा नहीं। वह अपने इलाके में ज़मीन की कीमत जानते थे और फिर यह तो पूरा बना बनाया मकान था। अफवाहों ने नफरतें दी थी और नफरतों ने मौका। लाले की माँ ने चाबी प्रभुदयाल जी के हाथ में दी थी और प्रभुदयाल जी ने बदले में बलवाइयों को 2 सिक्के दिए थे। लाले जब कच्चे रास्ते पर आया तो उसने एहतियातन स्कूटर की लाइट बंद कर दी मगर वह चाहकर भी पुराने स्कूटर की आवाज़ नहीं दबा पाया। दंगाई इस सड़क पर भी घात लगाए खड़े थे और पगड़ियों से शिनाख्त कर रहे थे। लाले भी जब सामने पड़ा तो नारे लगाती भीड़ को सामने पाकर वह भयभीत हो गया। फिर भी उसने यह सोचकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी कि हेलमेट उसे बचा ले जाएगी। हेलमेट उसे बचा ले जाती अगर उसने हेलमेट की बेल्ट लगा ली होती, मगर जूड़े के ऊपर बेतरतीबी से रखे हेलमेट ने ही उसकी शिनाख्त करा दी। चौथे ने बीच सड़क पर ही रोड से स्कूटर रोकने की कोशिश की तो लाले ने स्कूटर की रफ्तार बढ़ा दी मगर स्कूटर में पीछे बैठी माँ के हिलने और रोड की चोट से स्कूटर अनियंत्रित होकर गिर गई। लाले की माँ पेशानी के बल ही गिरी। गिरते ही उनका सिर खुल गया और लाले की हेलमेट। लाले उठते ही माँ की ओर लपका मगर तब तक दूसरे ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। लाले ने बचाव के लिए दूसरे के पेट पर लात मारी। दूसरे ने बिलबिलाकर गर्दन छोड़ दी। लाले फिर औंधी पड़ी माँ की ओर बढ़ा मगर अब की बार पीठ पर पड़े रोड के एक बार से उसकी रीढ़ की हड्डी झूल गई। चालाक बन रहा था कहते हुए पहले ने लाले को पलट दिया। लाले अभी जिंदा था और कुछ कह रहा था। आवाज़ गले के बाहर मुश्किल आ रही थी। ऋषि उसके चेहरे पर झुका मगर कुछ सुन नहीं पाया। क्या कह रहा है? पहले ने पूछा। माँ को गुरुद्वारा पहुँचाने को कह रहा है। ऋषि ने अपनी ओर से झूठ कहा। कहकर वह पीछे की ओर मुड़ा ही था कि दूसरे की जघन्यता देखकर चिल्ला पड़ा। दूसरा अपने दोनों हाथों में एक बड़ा सा पत्थर लिए खड़ा था। ऋषि के चिल्लाते चिल्लाते भी उसने वह पत्थर लाले की मुंह पर पटक दिया। चीख ऋषि की निकली। लाले तो चीख भी नहीं पाया। ऋषि चित्कार के साथ दूर छिटक गया था। वह संज्ञा शून्य हो चुका था। उसके कान में सीटियां बजने लगी थी। वह भय और त्रास से तीसरे की ओर देखता रहा। वह भाग जाना चाहता था मगर यह अब संभव न था। दलदल से निकालने को पाँव चलाता आदमी दलदल का काम आसान ही करता है। वह धंसता ही चला जाता है। उसने खुद को इसी बहाने से समझाया हुआ था कि मनु और उसका परिवार उसकी प्राथमिकता है और उन्हें बचाने के लिए अभी उसे और गिनना है। वह उठा और लाले की माँ की ओर दौड़ा। वह बेचारी खुशकिस्मत थी कि बेटे की लाश देखने से पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। पहले ने उसके नाक के पास हाथ घुमाया और कहा, खेला खत्म। उसके इतना कहते ही दूसरा गिरे हुए स्कूटर को उठा लाया और फिर से बूढ़ी औरत के मृत शरीर पर गिरा दिया। पेट्रोल रिस ही रहा था। चौथे ने फिर माचिस मारने में देर नहीं की। तीसरे ने मन में सोचते हुए कहा, नुकसान कर दिए। 100 सीसी का स्कूटर था। जनरेटर आराम से बन जाता। काम खत्म हो गया था। बलवाइयों को बदला मिल गया था और प्रभु दयाल जी को बंगला। बलवाइयों की टोली रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ चली। धनबाद से चलते वक्त ही सुरेंद्र सिंह को
इस बात का एहसास था कि खतरा कुछ ज्यादा है। धनबाद के रिश्तेदार जो खुद ही छुपने की जगह तलाश रहे थे ने सुरेंद्र सिंह को रोका भी, मगर सुरेंद्र सिंह अपनी सरदारनी को अकेला छोड़ आए थे और ऐसे वक्त पर उसे और अकेला छोड़ना इस सिख को गवारा नहीं था। ट्रेन पकड़ी और बोकारो के लिए रवाना हो गए। सुरेंद्र सिंह को तो महज आभास था कि किस स्टेशन पर खतरा होगा, मगर बलवाइयों को इसकी पूरी जानकारी थी कि किस स्टेशन पर बकरा होगा। रिजर्वेशन चार्ट के आधार पर यह पहले ही पता कर लिया गया था कि किस बोगी में कितने सरदार हैं। पिछले स्टेशन पर ही बलवाइयों ने बाहर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया तो सुरेंद्र सिंह को बाथरूम में बंद कर बचाया गया, मगर बचाने वालों को भी यह यकीन हो गया कि अगले स्टेशन पर सुरेंद्र सिंह शायद न बच पाए, इसलिए उन्होंने बोकारो स्टेशन आने से थोड़ी दूर पहले ही चेन खींचकर सुरेंद्र सिंह को उतार दिया। 74 वर्षीय सुरेंद्र सिंह उतर तो गए, मगर उस भाग्यहीन रात में भी उन्हें जाना तो स्टेशन की तरफ ही था। ट्रेन 3 सीटियां देती हुई गुजर गई। सुरेंद्र सिंह के पास 2 रास्ते थे, या तो वह वहीं कहीं झाड़ियों में रात गुजार दे या फिर धीरे धीरे ही सही घर की ओर रवाना हो, मगर सुरेंद्र सिंह को झाड़ियों में ही रात गुजारनी थी तो धनबाद ही क्या बुरा था। उन्हें किसी हाल घर पहुंचना था। सरदारनी को उन्होंने मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ा था। फिर यह तो बहुत ही बुरा दौर था। वह चलते रहे, मगर साथ ही साथ उनकी बदनसीबी उस रात उनसे 2 कदम आगे चलती रही। उन्होंने अपनी कोल्हापुरी चप्पल की आवाज़ तो दबा ली थी, मगर अपनी छड़ी की आवाज़ नहीं दबा पाए थे। ट्रेन नियत समय पर बोकारो स्टेशन पहुंची। पहले को जब आरक्षित डब्बे में कोई सरदार नहीं मिला तो वह खीस उठा। उसने लोगों को झिझोड़कर पूछताछ शुरू की। लोगों को घर जाने की जल्दी भी थी और उसे कुछ न बताने की हड़बड़ाहट भी। लोग अनजान बने ट्रेन से बाहर निकलते रहे, मगर जब सब भगवान होने लगे तो शैतान बीच में कूदता ही है। ऐसे ही एक शैतान ने ऋषि को इशारा कर दिया। इशारा ऋषि समझ गया और इससे पहले कि कोई और समझ पाता, ऋषि ने वह बात खुद तक ही दबा दी। उसके साथी निराश होकर उतर गए थे। ऋषि उन सबको जल्द से जल्द स्टेशन से बाहर ले जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी पहले को याद आया कि स्टेशन के पीछे ही मोटर मैकेनिक बलविंदर का घर है। उसे लगा कि खाली हाथ लौटने से तो गरीब का झोपड़ा फूकना ही ठीक रहेगा। बाकियों को साथ लेकर उधर ही निकल पड़ा। पहले ने अगुवाई करते हुए केवल पटरी की लकड़ी की सीढ़ियों पर पैर रखकर आगे बढ़ने को कहा ताकि आवाज न हो। वह रेलवे ट्रैक से सटे झुग्गियों में बलविंदर के घर की ओर मुड़ने ही वाला था कि उसने दूर से आती हुई एक आवाज सुनी। यह सुरेंद्र सिंह की छड़ी की आवाज थी, जो अपनी मौत की ओर ही बढ़ रहे थे। पहले ने मुंह पर उंगली रखकर सबको शांत रहने का इशारा किया। जैसे ही वह आवाज नजदीक हुई तो पहले ने आवाज की दिशा में टॉर्च मारी। राज सीधा खुल गया कि शिकार सरदार है। आत्मविश्वास तोड़ देने वाले एक शोर ने सुरेंद्र सिंह का पीछा किया। वह अचानक हुए हमले से घबराए और पीछे की ओर मुड़कर भागने लगे। जर्जर शरीर, 30 पर रात और उस पर भी पटरियों के ऊबड़ खाबड़ पत्थर। वह कहाँ और कितनी दूर भाग पाते। सुरेंद्र सिंह गिर पड़े और 5 वहशियों द्वारा दबोच लिए गए। साला सब सरदार मिल्खा सिंह बनता है। दूसरे ने सुरेंद्र सिंह को उठाकर पटरियों के बल बिठाते हुए कहा, पगड़ी का रंग देखो, टकसाली लगता है। पहले ने कहा, पगड़ी उतार, पगड़ी उतार। तीसरा चिल्लाया। तीसरा दरअसल पगड़ी से बांधकर सुरेंद्र सिंह को पटरी पर फेंक देना चाहता था। पुत्र जी, जो पेहे चाहते हो तो कुछ है मेरे पास। सुरेंद्र सिंह ने तहमत टटोलते हुए कहा, पगड़ी उतारता है कि गर्दन उतार दूं? अब की पहला चीखा। सुरेंद्र सिंह अपनी उम्र जी चुके थे। चला चली की इस बेला में वह पंथ की अवमानना जान के लिए भी नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने शांत स्वर में ही कहा, पुत्र जी, अब 2-4 साल की जिंदगी के लिए धर्म नहीं दे सकता। तुसी बेशक जान ले लियो। हाँ, बस एक कम करी, मेरी पहचान छुपा लेई। सरदारनी कुछ होर दिन जीले बिचारी, कहकर सुरेंद्र सिंह खामोश हो गए। ठीक वही खामोशी जो जी बहस से पहले कसाई खाने में तारी हो जाती है। ठीक वही वीरानी जो फसल कट जाने के बाद खेत में दूर दूर तक फैल जाती है। कुछ क्षण ऐसी ही मुर्दई छाई रही। इसी मौके का फायदा उठाकर ऋषि ने कहा, भैया उम्र तो देखिए बुजुर्ग है, क्या फायदा। इन लोगों ने देखी थी उम्र,
वो बुजुर्ग नहीं थी, निहत्या थी। उसने गोली मारी, इन्होंने जश्न मनाया, लड्डू बांटे, गुरुद्वारे सजाए। हिसाब एक के बदले 4 से ही बराबर होगा, पहले ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। पहले के जोश से अब की चौथे का आवेश हदें पार कर गया। उसने पटरियों पर बिखरे पत्थरों में से एक पत्थर उठाकर सुरेंद्र सिंह के सिर और गर्दन के पीछे हिस्से पर वार किया। वार ऐसी जगह किया गया था कि सुरेंद्र सिंह का शरीर एक वार में ही बेजान हो गया। निर्जीव शरीर एक और लुढ़क गया। दूसरे प्रहार की जरूरत नहीं पड़ी। कुर्ते और तहमत में से बटुआ निकालकर उनके सिर को पटरी पर रख दिया गया। सुरेंद्र सिंह की अंतिम इच्छा आने वाली अगली लोकल ट्रेन ने पूरी कर दी थी। सरदारनी कभी जान ही नहीं पाई कि सरदार जी उसे छोड़ गए हैं। रात का तीसरा पहर भी बुढ़ाने लगा था। टोली अपने हिस्से का वृत्ताकार चक्कर लगाकर अब वहीं पहुंचने वाली थी जहां से यह सब शुरू हुआ था। ऋषि का मोहल्ला, मोहल्ला जिसके बारे में सीधा निर्देश था कि अपने मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में काम अंजाम देना है। इसीलिए ऋषि अपने मोहल्ले से दूर दूसरे मोहल्ले में घूमता फिर रहा था। दूसरा मोहल्ला ऋषि का माथा अचानक ठनका। वहशत में उससे भारी चूक हो गई थी। उसे ध्यान आया कि जैसे वह अपने साथी बलवाइयों को लेकर दूसरे मोहल्ले में है, ठीक वैसे ही दूसरे मोहल्ले के बलवाई भी तो उसके मोहल्ले में हो सकते हैं। एक टोली को वह बरगलाकर दूर निकल तो चुका है, मगर इस बात का क्या भरोसा कि किसी दूसरे मोहल्ले की दूसरी टोली उसके घर तक न पहुंची हो। ऐसा सोचते ही उस कड़ाके की सर्दी में भी उसका ललाट पसीने से भर आया। वह बदहवास ही घर की ओर भागा। नाले, टीले, गड्ढे और लाशें पार करता हुआ जब वह घर तक पहुंचा तो उसने ऊपर छाबड़ा साहब के कमरे से शोर का आभास हुआ। उसने कुछ हलचल देखी, उसका दिल बैठ गया। उसे एहसास हो गया कि घर में अभी भी लूटपाट जारी है। वह अभी कुछ सोच पाता तब तक कमरे की खिड़की में से मनु का रेडियो धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिरा, या शायद झगड़े के बाद फेंक दिया गया। उसका मन थोड़ा और बैठ गया। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसे लगा कि अनिष्ट घट चुका है। उसके पांव शिथिल होने लगे, मगर उन्हीं शिथिल पांवों को बढ़ाते हुए वह अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। उसकी जान में जान आई जब उसने देखा कि दरवाजे पर ताला ठीक वैसे ही लगा है जैसे वह छोड़कर गया था। वह जानता था कि बलवाइयों को विशेष रूप से सरदारों के घरों का पता है, जिसके अलावा वह दूसरी किसी जगह अपना वक्त खराब नहीं करेंगे। वह अभी इसी सोच में था कि उसे सीढ़ियों से कुछ लोगों के उतरने की आवाज सुनाई पड़ी। वह बड़ी चतुराई से अपने दरवाजे के ठीक आगे दरवाजे को ढककर खड़ा हो गया। सामने से जो लोग उतरे वह घर के सामानों से लैस थे। ऋषि ने उन्हें देखा। वह उनमें से कुछ चेहरों को पहचानता था। उसने फौरन उन्हें बातों में फंसाते हुए कहा, सब सामान उठ गया ना? कुछ छूटा तो नहीं है? कहा कुछ सब सरदार ले भागा है, फिर भी जो मिला झाड़ लिए हैं। तुमको भी कुछ? ऊपर से उतरते आदमी ने आधे में ही पूरी बात की। नहीं नहीं, बस आप लोग जल्दी निकलिए, भोर होने वाली है। ऋषि ने उन्हें फौरन निकलने की गरज से कहा। हाँ भाई, तुम सामान क्यों लेगा? तुमको तो पूरा घर मिल रहा है, ऐस करो अब। बलवाई उतरते हुए बोला। ऋषि इसके जवाब में बस मुस्कुरा दिया। बलवाई की इस बात को 2 लोगों ने सुना। छाबड़ा साहब को थोड़ा और विश्वास हुआ कि ऋषि उनका घर हड़पने की ताक में है, और बलवाइयों ने जब यह बात सुनी तो उन्हें लगा कि लड़का लूट में हिस्सा नहीं चाहता, पूरा घर ही चाहता है। वह इस बात पर मौन ही रहे। जितने बलवाई भीतर घुसे थे अपने अपने हिस्से की लूट लिए। सूर्योदय ने पहले निकल लिए। बच गया ऋषि। वह अपने ही दरवाजे के बाहर उदास सा, कातर सा खड़ा। कई बार उसकी इच्छा हुई कि वह दरवाजे पर दस्तक कर अपने आने का संकेत दे दे, मगर भोर अभी हुई नहीं थी। खतरा अभी टला नहीं था। आकाश काले से जामुनी भर हो गया था। वह मन मसोसकर बाहर की ओर निकल गया। उसे अब घर के आसपास ही रहना था। पूरी रात ऋषि जो करता रहा था, उसकी थकान अब उस पर तारी हो रही थी। उसकी आंखें और शरीर दोनों बोझिल हो रहे थे। फिर भी वह घर पर ताला जांचकर बाहर निकला और सड़क के दूसरी छोर पर जाकर बैठ गया। रोशनी का छींट फूटा आते ही उसने रास्ते में पड़ी पागल गुरनाम की लाश सबसे पहले देखी। मिट्टी के तेल ने उसके खून को धो दिया था। उसे शायद जलाने की कोशिश भी की गई थी, मगर वह पहले ही मर चुका था। इसीलिए मरे हुए पर मिट्टी तेल बर्बाद करना उन्मादियों को फिजूल लगा, और मिट्टी तेल किसी जिंदा के लिए बचा लिया गया। ऋषि थोड़ी देर निश्चेष्ट खड़ा रहा।
उसने देखा कि पसलियों में दसा लोहे का सरिया सीधा खड़ा था। उसने गुरनाम की पसलियों में दसे सरिये को झटके से निकाल दिया। फिर उसने गुरनाम की लाश को कंधे से पकड़कर बीच रास्ते से हटाकर बरगद किनारे लिटा दिया। ऐसा करते हुए उसे यह नहीं मालूम था कि एक जोड़ी आंखें उसे खिड़की के बीच की दरारों से देख रही थी। उसकी खून से सनी शर्ट, हाथों की रोड और बरगद तले पड़े पर पागल गुरनाम की लाश जो तस्वीर बना रही थी, छाबड़ा साहब भी वही तस्वीर देख और समझ पाए। छाबड़ा साहब उसके बारे में गलत राय कायम कर चुके थे। पो फट चुकी थी। पो फटी तो स्टील प्लांट की ओर से धुआं उठाती आई। पक्षियों और सिखों की हालत एक सी हुई भी एक सी नहीं थी। पक्षियों के आशियाने जिन पेड़ों पर थे वे धू धू कर रहे थे। सिखों के आशियाने जिन मोहल्लों में थे तबाह हो गए थे। पक्षी मगर फिर भी अपने आशियानों के उजड़ने पर शोर कर रहे थे। मगर बचे हुए सिख तो वो भी कर पाने से मजबूर थे। रोशनी का छिटपुटा फैलने लगा था। हर रात के बाद नया सवेरा होता है। बड़ा ही आशावादी और सकारात्मक शब्द है। मगर कुछ भाग्यहीन रातें ऐसी भी होती हैं जिसकी सुबह महज भयावहता रोशन करने ही आती है। यह भी एक ऐसी ही सुबह थी। अपनी समझ के अनुसार ऋषि को लगा कि यह क्षणिक आक्रोश से पनपा दंगा है जिसे सुबह तक खत्म हो जाना है। इसी कारण उसने यह सोचा था कि रात का पिशाच दिन होते ही गायब हो जाएगा। फिर प्रशासन भी तो हरकत में आ ही जाएगा। मगर सूरज निकला और भयावह निकला। रात मारकाट के लिए तय थी तो दिन लूटपाट के लिए। ऋषि अभी ताले के पास पहुंचा ही था कि बाहर से पहले ने आवाज दी, ओ ऋषि, कहाँ रह गया था? रेलवे फाटक की ओर से निकल आया था, ऋषि ने पसीना पोंछते हुए कहा। ऋषि ने हड़बड़ाहट में ताला छोड़ते हुए कहा, मगर तब तक पहला उसके पास आ पहुंचा था। मिट्टी का शेर है तू, बातें ही बड़ी बड़ी है तेरी बस, पहले ने ऋषि को देखते हुए पूछा। ऋषि ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे लेकर बाहर आ गया। नेता भैया नाराज है, पहले ने बात बढ़ते हुए कहा। ऋषि खामोश ही चलता रहा। चलते चलते भी जब ऋषि ने नाराजगी का कारण नहीं पूछा तो पहले ने फिर खुद ही कहा। कह रहे थे कि इतना वक्त उन्हें दिया होता तो वो हमारी नस्ल खत्म कर देते। हमसे कुछ भी नहीं हो पाया। औरतों, बूढ़ों, निहत्तों को मारकर कौन सा बदला लिया जा रहा है? ऋषि ने घर की सीमा से बाहर निकलते हुए सवाल किया। बदला नहीं लिया जा रहा, सफाया किया जा रहा है। निर्मूलन जरूरत है बहुत। नेता भैया कह रहे थे कि विशेष्य विस्मोस्तम नरक मचा रखा है। ठेके इनके, दुकानें इनकी, कारखाने इनके, कब्जा कर रखा है इन लोगों ने हर जगह। नौकर हो गए हैं हम इनके, पहले ने जवाब दिया। तो सीधे कहो ना कि नेता भैया को अब पूरा शहर चाहिए, ऋषि ने तंज में कहा। उन्हें क्या चाहिए मुझे नहीं पता, मुझे क्या चाहिए यह पता है। अब चल, पहले ने कहा। कहाँ? ऋषि चौंका। अरे अब तो असल काम शुरू होना है, बाजार खाली पड़ा है, पहले ने कहा और ऋषि को बाहों से लगभग खींचता हुआ अपने साथ ले चला। खतरा अभी तक पूरी तरह टला नहीं था। ऋषि को अब भी सबों को घर से दूर ही रखना था, इसीलिए वह उसके साथ साथ बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार सारे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और औद्योगिक कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाला कारक। आग लग सकती है, लगाई जा सकती है, भावनाएं भड़क सकती हैं, भड़काई जा सकती हैं, मगर यह कितनी देर तक काम करेगी यह बाजार ही निर्धारित करता है। बाजार जो कर्मठों के आगे नतमस्तक होता है, मेहनत कशों के पांव धोता है और फिर सिखों से कर्मठ कौन, तो जाहिर है बाजार का सिरमौर कौन, सिख। बाजार उनका था, तिजारत उनकी थी, दुकानें उनकी थी, कारखाने उनके थे, इसलिए लूटना भी उन्हें ही था। शुरुआत शॉपिंग सेंटर से हुई। 13वें नंबर की दुकान पर जब अचानक शोर बढ़ा तो बात समझ में आ गई कि अब बारिश सिख कौम की तिजारती कमर तोड़ने की है। पहली लूट लुधियाना क्लॉथ मर्चेंट से शुरू हुई। मुंह पर गमछा बांधे एक व्यक्ति ने रो डालकर दुकान के शटर में लगा ताला तोड़ दिया। मुंह पर कपड़ा बांधने की जरूरत भी महज इसलिए थी कि वह खुद उसी दुकान का मुलाजिम था। लुटेरे शोर करते हुए दुकान में घुसे। दुकान में रेशम, सूती, खादी आदि कपड़े थान में रखे हुए थे। लोगों ने कपड़े लूटने शुरू किए, जिसे जो हाथ आया वहीं समेटने लगा। मगर एक आदमी भला थान से कितने ही कपड़े ले जा पाता। कैंची से काटकर कुछ लोग अपने हिस्से की लूट लेकर दौड़े। कैंची की कमी होने के कारण अधिकतर लोग उस दुकान से कुछ नहीं लूट पाए। दूसरों के हिस्से माल जाता देख ईर्ष्या फूट पड़ी
और किसी एक ने रेशम की थान में माचिस मार दी। दुकान में सामान धू धू कर लहक उठा, लुटेरे भागे। ऋषि ने देखा कि उनमें कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो नहीं होने चाहिए थे, कुछ ऐसे हाथ भी थे जो नहीं उठने चाहिए थे, कुछ ऐसे होठ भी थे जो नहीं मुस्कुराने चाहिए थे। मगर कहे क्या, चाहने से क्या होता है। वह खुद भी तो यही था, इन्हीं लुटेरों के बीच, उनके साथ। मौन भी तो समर्थन ही है। यह कुरेंजी उसे कचोट जरूर रही थी, मगर वह खुद को बहला रहा था कि इस वक्त मनु और उसका परिवार ही उसकी प्राथमिकता है और भलाई इसी में है कि वह यहाँ रहे। उसका मन जानता था कि वह गलत है, मगर मस्तिष्क उसे असहाय होने का एहसास कराता रह रहा था। उसकी टोली जब आगे बढ़ी तो उसने आखिरी बार दुकान से उठता धुआं देखा। उस धुएं की सघनता, उसकी ऊंचाई और दिन में भी बलवाइयों की दुस्साहस ने बचे हुए सिखों के मनोबल को तोड़ दिया। रात की बात और थी, दिन दहाड़े हुई इस लूट और आगजनी ने यह बात गहरी पैठ कर दी कि उनके साथ प्रशासन का पड़ोसी भी नहीं है, जो जहां छिपा था बैठा था वहीं रहा, नहीं निकला। सैनी साहब का अपने मेहनत से कमाए पसीने का मोह नहीं छूट रहा था। उन्होंने कल रात के बाद ही सोच लिया था कि यदि बच पाया तो शहर छोड़ दूंगा, अपने शहर अपने लोगों के बीच ही कुछ कर लूंगा। इसीलिए आज मुंह अंधेरे से सतनाम सैनी दुकान से पैसे निकालने आए। उनका गांव से आया दूर का भांजा दुकान में ही सोता था। पैसे ज्यादा थे तो उन्होंने एक झोले में भरकर पैसा अपने घर भिजवा दिया था। खुद वह दूसरा झोला भर ही रहे थे कि बलवाइयों की आवाज उनके कानों में पड़ी। दुकान पर 7 लीवर का ताला लगता था, जिसे भांजा बाहर से लगाकर गया था, इसलिए सैनी साहब बेफिक्र थे। मगर फिर जब शोर तेजी के साथ पास आता हुआ उनके दुकान पर रुककर तेज हो गया तो उनका दिल बैठ गया। शोर तेज होता गया, विषबोल फैलता हुआ उनकी दुकान के ठीक सामने आकर उन्माद में बदल गया। कहते हैं सेंधमारों को दीवार में नम हिस्सा दिख ही जाता है। 7 लीवर का ताला शरीफों के लिए था, उस्तादों के लिए 7 सेकंड का भी नहीं था। हुजूर में शामिल किसी उस्ताद ने महज पेचकस की मदद से ताला खोल दिया। भीड़ नारों और नफरतों के बीच दुकान में दाखिल हुई। इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में छिपने की कोई जगह नहीं थी और सतनाम सैनी ने उसकी कोशिश भी नहीं की। दरवाजा टूटते ही भीड़ 2 भागों में टूट गई। कुछ लोग सतनाम पर टूट पड़े तो कुछ लोग सामान पर टूट पड़े। सतनाम सैनी दोहरे शरीर के मालिक थे। कसरती शरीर और भारी वजन के सतनाम सैनी को संभाल पाना 8-10 लोगों के बस की बात नहीं थी। उन्होंने कृपाण निकालकर जब हुंकार भरी तो लोग छिटक गए। लोग पहले भयभीत हुए, मगर उनकी संख्या ज्यादा थी और फिर आतताइयों के पास बल का विकल्प छल था। वह कृपाण लहराते हुए बाहर निकलने ही वाले थे कि ताला तोड़ने वाले ने उनकी गर्दन पर पेचकस से ही पीछे से वार कर दिया। नोक श्वास नली में ही लगी थी। सतनाम सैनी कुछ ही पलों में खून की कमी से निढाल हो गए। भद्दी गालियों और पैसाचिक नारों के बीच उन्हें खींचकर दुकान से बाहर लाया गया और आग लगा दी गई। आग हर सूखे का भेद करती है। आग नम और खुश्क का भी भेद करती है। आग माध्यम और निर्वात का भी भेद करती है, मगर आग जिंदा और मुर्दे का भेद नहीं करती। वह यह नहीं देखती कि जो आदमी जिससे वह लिपटकर धू-धू हो रही है उसकी सांस भी बाकी है, या शायद बाकी थी, अब नहीं रही। जिंदा आदमी जिंदा ही जलकर अकड़ गया था। बाहें अकड़कर आकाश को गले लगाने की दशा में कोयला हो गई थी। रमाकांत ठाकुर भीड़ का हिस्सा तो नहीं थे, मगर उन्हें डर था कि कहीं सिक्के भ्रम में कोई उन्हीं की दुकान न फूंक दे। इसीलिए वह अपनी बंद दुकान के सामने ही खड़े रहे। रमाकांत ठाकुर ने देखा कि सतनाम सैनी को उनकी आंखों के सामने जिंदा ही जला दिया गया। रमाकांत ठाकुर ने यह भी देखा कि जब भीड़ दुकान में घुस रही थी, ठीक उसी वक्त सतनाम का भांजा लौटकर दुकान आ गया था, मगर दुकान के पास बेकाबू भीड़ को देखकर उसकी हिम्मत जाती रही। वह फौरन ही सामने खड़ी एक पुरानी कार के नीचे हो लिया। उसे उम्मीद थी कि इस तरह वह बच जाएगा, मगर ऐसा नहीं था। रमाकांत को पता था कि सतनाम तो खत्म हो गए, अंतिम फांस यह भांजा ही है। रमाकांत ठाकुर ने कार के निचले हिस्से में घुसकर छुपते हुए भांजी को देख लिया था। बलवाई जब सतनाम सैनी का कत्ल कर बाहर निकले तो रमाकांत ठाकुर ने एक बड़ा ही स्पष्ट सा इशारा बलवाइयों को दिया, मगर बलवाई खून और लूट की मद में चूर थे। उन्हें कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि यह गाड़ी भी सरदारों की है जिसके लिए इशारा किया जा रहा है। बलवाइयों ने कुल्हाड़ी से
गाड़ी के अगले चक्के पर 2 वार किए, गाड़ी बैठ गई। नीचे छिपे भांजे के मुंह से चीख के बजाय खून निकला, जो बलुई मिट्टी में सनकर खामोश हो गया। बलवाई अपनी जरूरत की सारी चीजें लूटकर आगे बढ़ गए थे। रमाकांत ठाकुर का रास्ता भी साफ हो गया था। अब उन्हें दुकान फैलाने से कोई नहीं रोक सकता था। ऋषि ने महसूस किया कि कल से आज तक में मुद्दा बदल गया है। अब मुद्दा कत्ल व गारत नहीं, बल्कि लूट और खसोट रह गया है। इसीलिए अब वह घर लौट सकता है। उसने लूट में मौजूद अपने साथियों को लूट में ही मशरूफ छोड़ा और घर की तरफ लौटा। जारी है।